सर यूरिक एसिड, कॉकरोच यूरिक एसिड, ठीक है। शार्क सर शार्क करेगी यूरिया, राइट, शार्क आपने करनी है यहाँ पे आपका यूरिया। और ग्रास हॉपर सर यूरिक एसिड यूरिक एसिड देगा, ट्रू, यूरिक एसिड विल ग्रास हॉपर। देन अगर मैं बात करूं एलिफेंट, राइट, यूरिया, कोई इसमें चेंजेस नहीं आ रहे, ये भी आपका यूरिया ही आपका एक्सक्रीट आउट यहाँ पे कर रहा है। चलिए स्लाइड्स पे आते हैं, लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स ओवर हियर। ऑलराइट, तो हमने बात किया था अबाउट समथिंग लाइक जक्स्टा मिडुलरी नेफ्रॉन के बारे में हमने बात किया था, हमने बात किया अबाउट कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो ये दो नेफ्रॉन के बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं। आप जानते हो कि आपकी बॉडी में जो ज्यादा मिलते हैं देखने के लिए, दैट इज माय कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिनका अमाउंट रहेगा अराउंड 85%। 15% आपको मिलेगा देखने के लिए आपका जक्स्टा मिडुलरी नेफ्रॉन। याद रखिएगा कि ये जो आपका नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन का जो लेंथ होगा वो आपका काफी डेप्थ तक जाएगा मेडुला के अंदर, राइट। सो इसका नेफ्रॉन का जो आपका हेनली स्लूप होगा, ये आपके मेडुला के काफी डेप्थ तक जाता है, एंड इट विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर वाटर कंजर्वेशन। जिन लोगों ने क्लास मिस हो गया था कल, प्लीज एक बार मुझे वापस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, सो दैट आई कैन सेंड द लिंक ऑफ लास्ट क्लास, राइट, ठीक है, तो वो आप देख सके जब भी आपको टाइम मिले। नाउ आफ्टर दिस इज समथिंग वी हैव सीन। अब यहाँ पे आप कुछ चीजें आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो नेफ्रॉन आपको दिख रहा है, क्या लगता है कौन सा नेफ्रॉन है ये आपका, जक्स्टा मेडुलरी या मेरा कॉर्टिकल नेफ्रॉन? ये है मेरा यहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, बिल्कुल सही, दिस इज गोइंग टू बी योर कॉर्टिकल नेफ्रॉन, राइट, ट्रू। देन यहाँ पे आपके सामने ये कुछ टर्म्स लिख के रखे हुए हैं यहाँ पे, इनको आपको अरेंज करना है ऊपर से नीचे, राइट। तो बताइए पहले क्या आएगा इन सब के अंदर? ये मैंने ले लिया। उसके बाद यस, सेकंड वन, फिर माइनर कैलिक्स, बिल्कुल सही। उसके बाद एंड देन यू विल हैव renal pelvis, राइट। अब मुझे ये बताओ कि रेनल पेल्विस का क्या आता है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ? सर ureter, यूरेटर, रेनल पेल्विस का मेरा यहाँ पे आएगा यूरेटर, एंड देन इसके बाद आपका आता है यहाँ पे ब्लैडर। आफ्टर दैट यू विल फाइंड द ब्लैडर, आपको मालूम रहेगा। नाउ यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर। नाउ इफ यू कैन सी द पिक्चर, यहाँ पे आपको कॉलम ऑफ बर्टीनी आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज गोइंग टू बी, मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ ट्रांजिशन जोन, जो आपका ट्रांजिशन जोन जहाँ पे होता है उसे हम कहते हैं हमारा कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। अब इस पिक्चर के अंदर यू कैन सी ऑल दोस थिंग व्हाट यू हैव डन इज समथिंग यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर। तो ये सब आप जानते हो, राइट, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, दैट इज समथिंग व्हिच इज बीन शोन इन द पिक्चर। नाउ मुझे ये बताओ कि आपका राइट और लेफ्ट किडनी में से कौन सी थोड़ी नीचे के साइड पे होती है? राइट वन विल बी स्लाइटली ऑन द लोअर साइड। तो राइट वन किडनी जो आपकी होती है, राइट किडनी जो आपकी होती है, इट विल बी स्लाइटली ऑन द लोअर साइड, और इसका रीजन होता है आपका लिवर, याद रखना, क्योंकि आपका लिवर भी राइट साइड पे ही आता है, ठीक है, आपकी लोअर साइड पे होती है, लोअर लेवल पे होती है, आई वुड से ये लोअर लेवल पे आपकी होती है, और इसका एक रीजन आपका ये है बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ योर लिवर, क्योंकि आपका वहाँ पे लिवर प्रेजेंट होता है, इसलिए याद रखना कि आपकी जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी आपकी नीचे के साइड पे आपकी होती है। तो रीजन याद रखना, इट इज योर लिवर, बिकॉज वो आपके वहाँ पे नीचे होती है, राइट। सो अगर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपके सामने आता है, कॉलम ऑफ बर्टीनी इन द किडनी ऑफ मैमल्स आर फॉर्म्ड एज अ एक्सटेंशन ऑफ, अनम्यूट करके बता दो मुझे कि क्या आंसर हो सकता है इसका? cortex and medulla, right, cortex and medulla is going to be a right answer over here, right, so that is called as your column of Bertini, ठीक है। ये फटाफट क्वेश्चन बता दो यहाँ पे, the two kidney lie in the man, दो किडनी ह्यूमन में मिलती है, फिर इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, at the level of the ovaries, at the same level, left kidney at higher level than the right one, right kidney at a higher level than the left one. so fourth, right, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, लेफ्ट किडनी इज एट अ हायर लेवल देन द राइट वन, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। उसके बाद यू हैव दिस पिक्चर जो हम यहाँ पे देख चुके हैं यहाँ पे, राइट।
मुझे बता दो कि ये वाला पोर्शन जहाँ पे ये सारी चीजें अंदर जा रही होती है, आर्टरीज और वेन्स, आर्टरी जा रही है, वेन बाहर आ रही है, ये वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? दिस एरिया इज नोन एज व्हाट? Helium. इलम। हीलियम। हीलियम मत बोलना, हीलियम, ठीक है? हीलियम होता तो उड़ जाते हैं सब लोग। सो दैट इज गोइंग टू बी योर हीलियम ओवर हियर, ठीक है? सो दैट इज समथिंग यू नो, ये किडनी के अंदर आप जानते हो। You have a cortex, you have a medulla, that is also something you are very much familiar with. So ये पिक्चर आप यहाँ पे एक बार देख लो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका रेनल कैप्सूल। याद रखिएगा, रेनल कैप्सूल हम पहले भी ये टर्म देख चुके हैं। इट इज मेड ऑफ माय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। याद रखना, renal capsule is made up of your fibrous connective tissue and it will protect the kidney from the infection and the injuries. So injury और infection से ये आपको बचाता है, right? So इसमें भी आपका दो पार्ट है, you have a inner fibrous connective tissue and you have a outer fibrous connective tissue. अब इतना डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इतना तो याद रख लेना कि आपको यहाँ पे फैट की लेयर देखने के लिए मिलती है। फैट की लेयर आपको किडनी के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी, दैट इज माय एडिपोज कैप्सूल, दैट्स योर फैट लेयर। तो ये याद रख लेना कि आपको फैट का डिपोजिशन आपको किडनी के ऊपर देखने के लिए मिलता है, जिसे आप यूज कर सकते हो अगर आपको जरूरत है तो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बॉडी का ग्लूकोज खत्म हो गया है, देन वो टाइम पे एनर्जी बनाने के लिए आप फैट यूज कर सकते हो। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान रखें कि आपको एडिपोज लेयर की या फैट लेयर आपको काफी अच्छा मिल जाता है ऑन द किडनी। सो दैट इज समथिंग वी कैन गेट टू सी ऑन द किडनी। रेनल फेस्टिया है, इसका क्या फंक्शन होता है? किसका? सर जो आपने ऊपर लिखा है रेनल फेस्टिया। It is just the outer layer, बेटा। It is just the outer layer of your kidney which actually helps to the abdominal region से attachment के लिए आपको हेल्प करता है, right? तो उसका कोई बहुत strong function नहीं है। It is the outer layer जो आपका हेल्प करता है to attach yourself to the abdominal region. So that's what renal fascia. तो इसमें आपने याद रखना है कैप्सूल एंड एडिपोज कैप्सूल को याद रखना। These are the two terms कि आपके होते हैं, मतलब फैट डिपोजिशन आपको यहाँ मिलेगा and renal capsule is something you know. It will have a fibrous dense connective tissue. Now mammalian kidney is bean shaped reddish brown in color with a tough fibrous connective tissue called as my renal capsule. ये already हम देख चुके हैं एक बार। In the human, the right kidney is slightly at a lower level than the left one because of the presence of the liver on the right side of the abdominal cavity. लिवर के जैसे वापस थोड़ा नीचे होता है। अब आप मुझे एक चीज यहाँ पे सोच के बताओ, क्या लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, करते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, कि मैं अगर किसी बाहर वाले से अगर किडनी ले रहा हूं, तो क्या मेरा इम्यून सिस्टम उसे रिस्पांस देगा स्ट्रांगली? सर यस सर। Yes, sir. थोड़ा देगा, रिस्पांस देगा। तो अगर रिस्पांस दे रहा है, तो एज अ डॉक्टर आप किडनी ट्रांसप्लांट कैसे कर पाते हो? सर ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए या ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए और उसके मतलब जो ब्लड में है शुगर, उसको कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। आपके आंसर ठीक है, ब्लड ग्रुप आपका सेम होना चाहिए और आपका यहाँ पे डिजीज आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट्स गोइंग टू बी वन थिंग। लेट्स अज्यूम मेरा ब्लड ग्रुप यहाँ पे सेम नहीं है, राइट? मुझे किडनी लगानी है किसी और से और मुझे दूसरी किडनी मिल चुकी है यहाँ पे। आई अंडरटेक द ट्रांसप्लांट। तो एज अ डॉक्टर अगर मैं ट्रांसप्लांट करवा रहा हूँ, तो मुझे क्या चीज का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा? सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास पेशेंट है जिसको चाहिए किडनी, और आपके पास किडनी अवेलेबल है, लेकिन वो उसके ब्लड ग्रुप की मैच नहीं कर रही, बट आपको ट्रांसप्लांट कराना है और आप करा रहे हो। तो आप करा सकते हो ये ट्रांसप्लांट, लेकिन अगर आप करा रहे हो तो आपको क्या दिक्कतों को झेलना पड़ेगा यहाँ पे, और आप उसे कैसे आप डील कर सकते हो? सर अगर ब्लड ग्रुप सेम नहीं होगा तो क्लॉटिंग भी हो सकती है। ठीक है, राइट। तो इसे आप डील कैसे करोगे? और लेट्स अज्यूम यू हैव अ इम्यून रिस्पांस आपको वहां पे आ रहा है, तो उस इम्यून रिस्पांस को आप कैसे डील कर सकते हो? सर जो उसके ब्लड पे एंटीजन होंगे उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और एनीथिंग एल्स? आपके ब्लड में है कई सारे एंटीबॉडीज, उनको आप कैसे डील कर सकते हो? हाउ यू कैन डू दैट? याद करो इलेक्ट्रोब्लास्टिक फिटिलाइसिस, वहां पे डॉक्टर क्या करता था? एंटीबायोटिक। हमने एक टर्म देखा था, एक टर्म आपका था इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स। इसको एक टर्म याद आ रहा है? ये इंजेक्शंस दिए जाते थे उस लेडी को आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी। पहली डिलीवरी के बाद ये आप दे देते ताकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वहां पे सप्रेस हो जाए, ये आप दे देते हैं। ये चीज आप उन पेशेंट को भी दे सकते हो जिनके अंदर आप ट्रांसप्लांट करा रहे हो। जिनके अंदर आप ट्रांसप्लांट करा रहे हो, अगर आपको 100% मैच नहीं मिल रहा, अगर आप तभी ट्रांसप्लांट करा रहे हो, देन यू कैन गिव देम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं एक पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे रहा हूं, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा?
What can be the negative impact over here? नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है that the सर person उसको मतलब टाइम की मतलब कि उसका जब मतलब जो इंजेक्शन दिया है उसका जब असर खत्म हो जाएगा तो उसको फिर से देना पड़ेगा ये इंजेक्शन। हाँ, तो आपको देने को पड़ेंगे हमेशा, you have to give them regularly all the time। तो इससे दिक्कत ये आती है आपको यहाँ पे that you have a compromised immune system, you have a compromised immune system। आपका इम्यून सिस्टम यहाँ पे हो जाता है आपका यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज्ड। और अगर आपका इम्यून सिस्टम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है क्योंकि वो आप वीक हो गया ना अब आपका, क्योंकि आप उसे ड्रग्स देख देख के आप उसे लाइक बंद करा रहे हो, देन दैट पर्सन इज प्रोन टू अनदर इन्फेक्शन। उस पर्सन को फ्यूचर में कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम तो सप्रेस्ड है। दैट इज अ कंसर्न यू गेट टू सी। बट याद रखना आपको ये यूजुअली यूज करना पड़ता है अगर आपका 100% मैच ना हो, द पर्सन हैव टू टेक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ताकि आपका इम्यून सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स ना दे। ठीक है, या वापस आगे जाके देखोगे। नाउ क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो यू हैव अ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एनिमल, ऑर्गन एंड प्रोडक्ट। कौन सा लेबल यहाँ पे आपको सही लग रहा है? विच ऑफ देम इज गोइंग टू बी ट्रू? आपके हिसाब से यहाँ पे क्या सही लग रहा है आपको? यहाँ पे ABCD अनम्यूट करके बता दो, अनम्यूट करके बता दो ताकि हम आगे बढ़ सके। फटाफट बता दो क्या होगा इसका आंसर सही। देखो यहाँ पे सर ए रोहू, ए लग रहा है। सी, याद रखना इन रोहू यू डोंट गेट टू हैव अ नेफ्रिटिव, यू विल बी हैविंग द किडनी। रोहू के अंदर भी आपको किडनी देखने के लिए मिल जाएंगी, सो दे वोंट बी हैविंग द नेफ्रिटिव ट्यूब्स। तो इसलिए ये आपका सही आंसर नहीं हो सकता, ये मैंने आपका हटा दिया। अब B, C and D रह गए। अब क्या रहेगा? अब क्या लगता है आपको? डी। अब जो लोग डी कह रहे हैं, जो लोग डी कह रहे हैं, मुझे ये बताओ, हमने बात किया था हर एक इंसेक्ट के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका मालफिजन ट्यूब्यूल्स। यस सर। हर एक इंसेक्ट में आपका होता है मालफिजन ट्यूब्यूल्स। तो ये तो आपका सही आंसर होगा नहीं, ये आपका हो गया यहाँ पे गलत आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हो ध्यान से, या वो B and C। सो B and C के अंदर यू विल C तो हो नहीं सकता ना बेटा, क्योंकि ये यूरिक एसिड आएगा यहाँ पे। यस सर। सब तो मैंने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। अब आपका रहेगा यहाँ पे आंसर, दैट इज ऑप्शन B। Salamander will be having the kidney and that kidney will excrete out the urea because याद रखना टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो आपके होते हैं वो यूरिया ही एक्सक्रीट करते हैं। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आपके यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। तो ऑप्शन बी आपके यहाँ पे सही आंसर आएगा। इसलिए ध्यान से करना, ऐसे क्वेश्चंस को आपने काफी आराम से सुकून से करना है, राइट। ये वाला क्वेश्चन अगेन वो ऐसे ही क्वेश्चन है और ये वापस पूछा जा चुका है। सो बताइए, सेम चीज है, आपको बताने की कौन सा है अमोनोटेलिक, कौन सा यूरियोटेलिक एंड कौन सा आपका यूरिकोटेलिक। नाउ आंसर इन द चैट, क्विकली आंसर दिस थिंग इन द चैट। इसका आंसर आप लोगों ने करना है मुझे चैट के अंदर। बताओ ABCD क्या सही लग रहा है यहाँ पे आपको? हाँ जी, ध्यान से करेंगे सब लोग। बताइए क्या सही आंसर लग रहा है इसके अंदर ABCD। इतना क्यों टाइम ले रहे हो? देखो ध्यान से और फटाफट करो। चैट में मुझे आंसर चाहिए। क्रूशियल, दैट्स राइट आंसर। वेरी गुड, यस। देखो ध्यान से, व्हाट विल बी सीन ओवर हियर? पिजन ह्यूमंस, पिजन नहीं होता बेटा मोनोटेलिक, तो ये हो गया गलत। यहाँ पे पिजन मोनोटेलिक नहीं होता, पिजन आपका यूरियोटेलिक होता है। देन यहाँ पे देखो फ्रॉग एंड लिजार्ड, लिजार्ड होती है रेप्टाइल, तो ये भी अमोनोटेलिक नहीं हो सकती। तो इतना ही पता चल गया कि ये गलत आंसर है, राइट। अब आपके सबके आंसर आ रहे हैं यहाँ पे ट्रू। ऑप्शन सी आप यहाँ पे देखो, अमोनोटेलिक एक्वाटिक एम्फीबियन, ये सही है। यूरियोटेलिक मतलब यूरिया वाला, यूरिया एक्सक्रीट करने वाला। फ्रॉग एंड ह्यूमंस, ये भी सही है। एंड यूरिकोटेलिक मींस पिजन, लिजार्ड एंड कॉकरोच। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे बन जाता है। सो ऑप्शन सी हैपेंस टू बी माय करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है था, राइट, जिसमें आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही था। बाकी सब तो आपको ऐसे ही गलत है यहाँ पे, राइट। ये सही है, ये गलत हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। दैट्स क्वेश्चन नंबर 2। सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यू गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, आपको इसके बेस्ड क्वेश्चन आपको काफी इजीली मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट बताना। यूरिकोटेलिक मतलब यूरिक एसिड कौन यहाँ पे एक्सक्रीट करेगा? यूरिक एसिड की यहाँ पे बात हो रही है, राइट। वो इनमें से किसके अंदर देखने को मिलेगा? चलो ABCD क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर बी। अरे चैट में चैट में क्या आंसर देगा? हाँ चैट में बताओ ना सही आंसर।
राइट, अर्चना, नेहा, अनिता, नैन्सी, मुस्कान, मुस्कान अगेन, केतकी, रुशेल, दीक्षा, आरती. Reptiles and birds, right? Reptiles and birds are going to be excreting out the uric acid. ये लोगों ने आपका uric acid यहाँ पे excrete करना है हमेशा, ठीक है? So that's going to be the right answer. All right. Now you have this question. अब ये question कराने के लिए आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाहूंगा. आपके सामने यहाँ पे नेफ्रॉन है. नेफ्रॉन में आपको यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है that you have a Bowman's capsule, you have a glomerulus, you have a PCT, DCT, you have a Henle's loop. ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे दिख रहा है. अब एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी मैं बात करता हूं मेरे नेफ्रॉन की, मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी. एक चीज मैंने आपको बताई थी दैट यू हैव अ समथिंग नोन एज माय Bowman's capsule, Bowman's capsule plus your glomerulus, plus your glomerulus. ये दो जो चीजें होती है इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं. ये टर्म क्या होता है आपका? रेनल कॉर्पस. वेरी गुड. इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा रेनल कॉर्पसेल्स. कॉल देम एज अ रेनल कॉर्पसेल्स. उसी तरीके से इनके लिए एक और मैं टर्म यूज कर सकता हूँ दैट इज माय माल्फिजियन कॉर्पसेल्स. इनको मैं इवन बोल सकता हूँ एज अ माल्फिजियन कॉर्पसेल्स. ठीक है, तो अपना रेनल कॉर्पसेल्स की तरह मैं एक और यहाँ पे टर्म यूज कर सकता हूँ दैट कैन बी माय माल्फिजियन कॉर्पसेल्स इनके लिए. इसके साथ साथ मैंने बात किया था यू हैव समथिंग लाइक योर पीसीटी एंड डीसीटी. याद रखना पीसीटी, डीसीटी एंड रेनल कॉर्पसेल्स, एक बार फिर बोल रहा हूं, पीसीटी, डीसीटी एंड रेनल कॉर्पसेल्स ये आपको मिलेंगे देखने के लिए इन द कॉर्टेक्स रीजन. पीसीटी, डीसीटी एंड रेनल कॉर्पसेल्स ये तीनों चीजें आपको मिलती हैं देखने के लिए इन द कॉर्टेक्स रीजन के अंदर. यू विल गेट टू सी देम इन द कॉर्टेक्स वाला एरिया, राइट. और जो आपका हेनलीस लूप जो आपका होता है, हेनलीस लूप आप ले लो या आपका कलेक्टिंग डक्ट आप अपना ले लो, वो मिलेगा आपको देखने के लिए इन द मेडुला वाले पार्ट के अंदर. तो याद रखना रेनल कॉर्पसेल्स मतलब बोमैन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस एंड योर पीसीटी एंड योर डीसीटी आपको मिलेगा देखने के लिए इन योर कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर. दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द कॉर्टेक्स वाला पार्ट. बाकी जो होता है आपका हेनलीस लूप या कलेक्टिंग डक्ट वो आपको कॉर्टेक्स में नहीं मिलता. यू गेट टू सी देम इन द मेडुला वाला पार्ट. ठीक है, अब अगर आपको इतना ये समझ आ रहा है देन ट्राई टू आंसर दिस. Which of the following is not a part of my renal pyramid? इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होगा मेरे रेनल पिरामिड का? Which of them is not a part of my renal pyramid? बताइए मुझे. A, B, C, D क्या मेरा नहीं होगा पार्ट ऑफ माय रेनल पिरामिड ओवर हियर? बताइए, बताओ जल्दी, अनम्यूट करके बता दो जल्दी, आंसर करो इसका क्या होगा. राइट, तमन्ना, केतकी, आरती, that's your convoluted tubule. याद रखना convoluted tubule are the one जो आपको नहीं मिलते रेनल पिरामिड के अंदर. ये क्या है? ये बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द पीसीटी एंड डीसीटी. यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं व्हेन दे राइट convoluted tubule, that means what? यहाँ पे वो बात कर रहे हैं proximal convoluted tubule और distal convoluted tubule के बारे में. So my PCT and DCT are not something जो मुझे मिलेगा पिरामिड के अंदर. So option B will be my right answer in this. So option B मेरा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है. बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे आपको इस टॉपिक के अंदर so that you can have a grip on them, right? Because apparently I'm not getting. वो मुझे समझाना आपको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होता है और वो आपको मिलेगा, वो आपको पिरामिड के अंदर देखने के लिए मिलता है. ठीक है, yes, so we'll see that, right? So let's come back over here. Let's come back on this. नाउ एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर है कि आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल्स यहाँ पे जा रही है इन द बोमैन्स कैप्सूल, बना रही है आपका ग्लोमेरुलस एंड देन आपका इफरेंट आर्ट्रियोल्स आपका बाहर निकल रहा है. तो मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा. वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस दैट इज गोइंग टू बी कि आपकी जो रेनल आर्टरी होती है, आपकी जो रेनल आर्टरी होगी, ये याद रखना, आपकी जो रेनल आर्टरी होती है वो किडनी के अंदर जाती है और किडनी में जाने के बाद इसके कई सारे ब्रांचेस बनेंगे एंड आफ्टर फॉर्मिंग नंबर ऑफ ब्रांचेस इट विल फॉर्म योर एफरेंट आर्ट्रियोल्स. ये बनाती है आपका एफरेंट आर्ट्रियोल्स. ये चीज याद रखना कि आपकी रेनल आर्टरी आपकी जाएगी किडनी के अंदर और किडनी में जाने के बाद इट विल ब्रांच आउट एंड विल फॉर्म एफरेंट आर्ट्रियोल्स. ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं ये देन आपके क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म द ग्लोमेरुलस. अब ये लोग क्या करेंगे? दे विल गेट इनसाइड द बोमैन कैप्सूल एंड दे विल फॉर्म योर ग्लोमेरुलस.
इतना हमें पता चल गया यहाँ पे। और उसके बाद क्या होगा, ये ग्लोमेरुलस भी हमें कुछ बना के देगा, और ये ग्लोमेरुलस हमें यहाँ पे बना के देगा समथिंग नोन एज योर इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ये आपको बना के देगा यहाँ पे आपका इफरेंट आर्ट्रियोल्स, और यही इफरेंट आर्ट्रियोल्स आपके ग्लोमेरुलस से बाहर निकल रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख ऑब्जर्व करते हो, ये आपके इफरेंट आर्ट्रियोल्स है और ये आपके ग्लोमेरुलस से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, याद रखना हमेशा कि एफरेंट आर्ट्रियोल्स का डायमीटर बड़ा होगा, इफरेंट आर्ट्रियोल्स का डायमीटर यहाँ पे होगा छोटा। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। सेकंड थिंग आपको याद रखनी है यहाँ पे कि आपका एफरेंट आर्ट्रियोल्स बंद कैसे रहता। रेनल आर्टरी अंदर जाती है किडनी के अंदर, ब्रांचेस उसके बनेंगे कई सारे, एंड अल्टीमेटली इट विल फॉर्म द वेरी स्मॉल एफरेंट आर्ट्रियोल्स जो पहुंचती है आपके नेफ्रॉन तक, और वो बनाता है आपके यहाँ पे ग्लोमेरुलस, और वही ग्लोमेरुलस से आपका बनेगा यहाँ पे आपका इफरेंट आर्ट्रियोल्स। अब होता क्या है कि इफरेंट आर्ट्रियोल आपका बाहर निकलता है, ये आपके जो था आपका वहां पे बोमैन कैप्सूल, वहां से बाहर निकल जाता। तो इफरेंट आर्ट्रियोल जब बाहर निकलता है, नाउ इट विल फॉर्म योर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब ये जो कैपिलरीज बनाएगा उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। सो नाउ दे विल बी फॉर्मिंग द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इफरेंट आर्ट्रियोल्स बाहर निकली आपके वहां से, एंड नाउ दे विल बी फॉर्मिंग योर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज आपके पूरे नेफ्रॉन के आसपास रहेंगी। ये कैपिलरीज आपको नेफ्रॉन के आसपास अच्छे से देखने के लिए मिल जाती है। सो जब हम पिक्चर देखते हैं, सो व्हेन यू गेट टू सी दिस पिक्चर ओवर हियर, एक बार फिर मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। जब हमने ये पिक्चर देखा करते थे तो आपको ये जो कैपिलरीज आसपास दिख रही है, दे आर नथिंग बट माय पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, दे आर नथिंग बट योर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, जो आपके नेफ्रॉन के आसपास पूरा एक ऐसे नेटवर्क बना के वो रखती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि वो बंद कहाँ से रही है। तो अगर आपको वो लोग काफी सिंपल क्वेश्चन पूछते कि यार पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनती किसमें से, तो याद रखना इट इज बीन फॉर्मिंग फ्रॉम द इफरेंट आर्ट्रियोल्स। आपके इफरेंट आर्ट्रियोल्स में से आपकी अल्टीमेटली पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनेगी, जो पूरे नेफ्रॉन के आसपास आपको मिलेगी टैंगल फॉर्म में। तो क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. राइट, याद रखना वापस से, रेनल आर्टरी अंदर गई, उसने ब्रांचेस बनाए, और ब्रांचेस बना के उसने बनाया आपका एफरेंट आर्ट्रियोल्स, और ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स मेरी है यहाँ पे, ये इस तरीके से अंदर जाके यहाँ पे बना रही मेरा ग्लोमेरुलस। सो एफरेंट आर्ट्रियोल्स आर फॉर्मिंग द ग्लोमेरुलस, और उसी ग्लोमेरुलस से मेरा बन रहा है फिर बाद में जो बाहर आ रहा है, दैट्स माय इफरेंट आर्ट्रियोल्स। और ये इफरेंट आर्ट्रियोल्स जो है ये मेरे पूरे नेफ्रॉन के आसपास मुझे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दिस इफरेंट आर्ट्रियोल्स विल बी सीन सराउंडिंग द नेफ्रॉन, एंड दे आर कॉल्ड एज माय, तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, दे आर नथिंग बट माय पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये जब यहाँ से निकलेंगी, they will be seen completely surrounding the nephron, so you can find them surrounding the nephron, और ये है मेरी यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो प्लीज भूलना मत कि मेरी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहाँ से बन रही थी। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज ऑल समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जाके आपको समझ आएगा। ठीक है, नाउ उसके बाद मैंने एक और यहाँ पे नेफ्रॉन बनाया। ये बनाने का रीजन यहाँ पे ये जस्ट टू शो यू कि आपका जो हेनलीस लूप होता है, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे डिसेंडिंग पार्ट ऑफ हेनलीस लूप, और दूसरा मेरा यहाँ पे पार्ट होता है उसे हम कहते हैं असेंडिंग पार्ट ऑफ माय हेनलीस लूप। डिसेंडिंग पार्ट वो होता है जो आपका नीचे की तरफ जा रहा होता है, जो आपका हेनलीस लूप का पार्ट जो आपका नीचे की तरफ यहाँ पे जा रहा होगा, दैट पार्ट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय डिसेंडिंग पार्ट ऑफ माय हेनलीस लूप, राइट। और जो मेरा यहाँ पे जो लूप का पार्ट होगा जो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, विच इज गोइंग टुवर्ड्स द अपर साइड, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज माय असेंडिंग पार्ट ऑफ माय हेनलीस लूप। दोनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं, राइट, दोनों के फंक्शन अलग होते हैं। कलेक्टिवली याद रखना कि जितना लंबा हेनलीस लूप उतना ज्यादा वाटर कंजर्वेशन, बट याद रखना बोथ ऑफ देम विल हैव स्लाइटली डिफरेंट फंक्शन, जो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ नॉर्मली कितने नेफ्रॉन अटैच होते हैं? Sir, Sir, 4 या 5. बिल्कुल सही, 4 to 5 नेफ्रॉन आई विल बी फाइंडिंग देम अटैच्ड टू योर कलेक्टिंग डक्ट के साथ, वहां पे अटैच होंगे। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो याद रखना ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज याद रखना, और हेनलीस लूप का ये पार्ट याद रखना, जो हम वापस से आगे देखेंगे। नाउ सो दैट इज समथिंग आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि कॉर्टेक्स में क्या मिलता है आपको यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, वी विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर आपका नेफ्रॉन कर क्या रहा है, या किस तरीके से आपका नेफ्रॉन काम कर रहा है। सो दैट इज समथिंग नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका नेफ्रॉन यहाँ पे काम किस तरीके से करेगा। ठीक है, सो इतना आपने देख लिया यहाँ पे। नाउ लेट्स ट्राई टू से अबाउट द नेफ्रॉन।
तो ये इस पिक्चर में बस बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल्स यहाँ पे बना रही है आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जो आपके आसपास आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, इसको हम वापस आगे देखेंगे। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ द बोमैन्स कैप्सूल। काम करते हैं, अब हम समझते हमारे बोमैन्स कैप्सूल को यहाँ पे। सो लेट्स सी, let's draw a Bowman capsule over here and what is happening inside the Bowman's capsule. समझिए मेरा Bowman's capsule यहाँ पे है और यहाँ पे से मेरी आ रही है efferent arterioles are coming inside over here. Efferent arterioles अंदर मेरी यहाँ पे आती है and they will be forming my capillaries which are nothing but my glomerulus. इन्होंने बनाना है मेरा यहाँ पे capillaries, bundle of capillaries, ball of capillaries which is nothing but my glomerulus. And then यहाँ से जो मेरा बाहर निकलेगा that is going to be your efferent arterioles, जिसका डायमीटर होगा यहाँ पे छोटा, जिसका डायमीटर यहाँ पे आपका काफी नैरो होता है कंपेयर टू द एफरेंट आर्टरियोल्स। ओके, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपका जो सबसे पहला स्टेप है जो हम यहाँ पे समझेंगे उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये वाले स्टेप को हम यहाँ पे समझेंगे, जिसको मैं इवन कह सकता हूँ एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखिए याद रखना, हमारा अल्टीमेट यहाँ पे एम ये है टू फॉर्म द यूरिन। तो हम देखते हैं कि पहली चीज यहाँ पे क्या होगी। तो पहली चीज जो आपके यहाँ पे होगी उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। याद रखना, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे कैपिलरीज की, यहाँ पे एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स की, एक का डायमीटर छोटा है और एक का यहाँ पे डायमीटर बड़ा है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज, आपका जो ग्लोमेरुलस यहाँ पे है, राइट, सो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, जो आपका ग्लोमेरुलस यहाँ पे आपके सामने है, दिस इज योर ग्लोमेरुलस। इसके बारे में एक दो पॉइंट्स आप याद रखना। पहली चीज, इसकी जो परमेबिलिटी होती है वो 50% मोर होती है नॉर्मल कैपिलरीज से। आपका जो ग्लोमेरुलस है, इट इज नथिंग बट अ बॉल ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, इट विल हैव 50% मोर परमिएबल, ये आपका 50% मोर परमिएबल होगा कंपेयर टू नॉर्मल कैपिलरीज। कंपेयर टू नॉर्मल कैपिलरीज, अगर नॉर्मल कैपिलरीज से अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा तो ये ज्यादा परमिएबल होता है। दैट मीन्स व्हाट, इससे चीजें आराम से पास हो सकती है। यू कैन फाइंड इजीली थिंग्स पासिंग थ्रू अ ग्लोमेरुलस। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। सेकंड चीज, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। इट हैज अ इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। इट हैज अ इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया ज्यादा होने का फायदा होता है ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के दौरान आपका सरफेस एरिया आपका ज्यादा होने यहाँ पे मदद करता है। सो दे विल हैव अ वेरी हाई सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगा, राइट। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। उसके बाद आपका जो बोमैन्स कैप्सूल यहाँ पे है, द ग्रीन वन, इसमें याद रखना आपको मिल रही है यहाँ पे देखने के लिए एक इनर लेयर। यू हैव अ इनर लेयर ऑफ बोमैन्स कैप्सूल, और उसी तरीके से आपको मिलेगी देखने के लिए यहाँ पे एक आउटर लेयर। सो याद रखिएगा, बोमैन्स कैप्सूल के अंदर आपको दो लेयर यहाँ पे मिल रही है। एक आपको मिल रही है यहाँ पे इनर लेयर और एक आपको मिल रही है यहाँ पे आउटर लेयर। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, जब भी हम बात करें हमारे माल्फिजियन कॉर्पोसेल्स की, राइट, तो यहाँ पे आपका बोमैन्स कैप्सूल है, आपका ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस को लेकर दो चीजें रखना, इसकी परमेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, दैट्स वन थिंग, 50% मोर परमेबल देन द नॉर्मल कैपिलरीज। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा इंक्रीज्ड सरफेस एरिया मिलता है। they are going to increase the, or they will have a much more higher surface area in capillaries के अंदर। that's one thing। second thing, बोमैन कैप्सूल की दो लेयर होती है, एक होती है इनर लेयर और एक होती है आपकी आउटर लेयर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनर और आउटर लेयर में से कौन सी लेयर इंटरेक्ट कर रही है मेरी ग्लोमेरुलस के साथ, तो आपका आंसर क्या होगा? इनर लेयर। बिल्कुल सही, आपका आंसर होगा यहाँ पे इनर लेयर। इनर लेयर जो आपको यहाँ पे दिख रही है वो इंटरेक्ट कर रही है मेरे ग्लोमेरुलस के साथ। सो इट इज एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद द ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, आपको छन्नी मालूम है क्या होता है? आई थिंक ये टर्म मैं पहले भी यूज कर सकता हूँ शायद से आपके सामने। इसमें आप आटा डालते हो, उसे आप हिलाते हो तो आटा निकल आता है नीचे और ऊपर आपके पत्थर रह जाता है, राइट। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्लिट्स मिलेंगे। उसी तरीके से याद रखना, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ बोमैन्स कैप्सूल। ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ बोमैन्स कैप्सूल आपको मिलेंगे देखने के लिए यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन स्लिट्स।
सो you'll get to see some filtration slits. और जो filtration slits आपको मिलते हैं on the inner membrane of Bowman capsule, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे as a podocytes. So you'll get to see over here something like a podocyte, जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पे हमारा filtration slits. You call them as a filtration slits. ये चीज याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पोडोसाइट्स कहाँ मिलते हैं. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पोडोसाइट कहाँ मिलते, देन यू शुड नो पोडोसाइट्स आर समथिंग आई फाइंड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल. अब इनका काम क्या होता है मालूम है, ये वो होल्स होते हैं जिनके थ्रू आपका सामान आगे जाएगा. सो दीज आर दोज होल्स इन द छन्नी जहां से आपका चीजें पास आउट होके आगे निकल जाएगा. अब इनका जो साइज होता है वो इतना छोटा होता है कि ये ब्लड सेल्स को पास होने नहीं देते हैं. अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये जो मेरे जो फिल्ट्रेशन साइट्स हैं, सॉरी फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं, जो स्मॉल स्मॉल होल्स होंगे वहां पे, इनसे क्या पास नहीं हो पाएगा, याद रखना, आरबीसी, लार्ज प्रोटीन, डब्ल्यूबीसी इनसे बायपास नहीं हो सकते. याद रखना, इनसे बायपास नहीं हो सकते. यू विल नॉट फाइंड देम पासिंग थ्रू देम. उसके अलावा सब कुछ इनसे बायपास होके सारा इकट्ठा हो जाएगा आपके वुमेन्स कैप्सूल के अंदर. उसके अलावा सब कुछ यहाँ से बायपास होके वुमेन्स कैप्सूल में यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा. एवरीथिंग विल बायपास टू वुमेन्स कैप्सूल एंड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ओवर हियर. तो सबसे पहले याद रखना कि आपको यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन स्लिट्स आपको मिल जाते हैं जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे पोडोसाइट्स. और ये इनके थ्रू आपकी चीजें बायपास हो सकती है, मतलब यहाँ से अगर क्रॉस करके वो यहाँ पे आ सकती है. राइट, थिंग्स कैन क्रॉस फ्रॉम हेयर टू हेयर वाया पोडोसाइट्स. और वो आपको मिलता है ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ योर वुमेन्स कैप्सूल. तो क्या इतना क्लियर है आपको? व्हाट आर माय पोडोसाइट्स? इज द पोडोसाइट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. याद रखना ये सारी स्मॉल स्मॉल चीजें, और ये काफी माइन्यूट चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी. इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आते हैं इसलिए. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है. आपका ब्लड आ रहा है यहाँ पे, काफी जोर से आपका ब्लड यहाँ पे पहुंच रहा है. राइट, यू आर फाइंडिंग ब्लड इज कमिंग एट अ वेरी हाई पेस ओवर हियर. ठीक है, अब जब ब्लड आपका यहाँ पे पहुंचता है, व्हाट विल हैपन, ब्लड आपका यहाँ पे आएगा और उसके बाद यहाँ पे आपका कैपिलरीज में आएगा, और कैपिलरीज में घूमने के बाद ब्लड आपका वापस यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा. सो ब्लड आया वहां से और ब्लड वापस आपका यहाँ से निकल जाएगा. अब देखो यहाँ पे एडवांटेज क्या है. एवोल्यूशनरी एडवांटेज यहाँ पे ये है कि क्योंकि आपकी इफरेंट आर्टरियल्स की डायमीटर छोटा है, क्योंकि आपका इफरेंट आर्टरियल्स का डायमीटर छोटा है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है. यू विल फाइंड, आई वुड से द प्रेशर ओवर हियर इज गोइंग टू इंक्रीज. क्योंकि आपका ब्लड इतना इजीली यहाँ से निकल नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पे आपकी कैपिलरीज, यहाँ पे जो ब्लड वेसल है आपकी, ये थोड़ी नैरो है. सो व्हाट विल हैपन, दैट विल क्रिएट अ हाई प्रेशर इन दिस एरिया. दैट विल क्रिएट अ वेरी हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे आपका क्रिएट होता है, एंड दैट विल हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड. तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कौन कर रहा है यहाँ पे, या अगर आपसे कोई पूछे कि आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन करता है, सो पहली चीज, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपका इन्वॉल्व है यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद द बोमेन्स कैप्सूल इज इन्वॉल्व इन माय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू से. और याद रखना, ये होने के लिए आपका ये जो डायमीटर है ना ब्लड का, या सॉरी ब्लड वेसल का, ये भी आपको हेल्प करेगा. बिकॉज इसकी वजह से आई विल फाइंड इस एरिया में, दिस एरिया will be having a high hydrostatic pressure. यहाँ पे जनरेट होगा आपका यहाँ पे हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे आपका जनरेट होगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन कि आपके यहाँ पे फिल्ट्रेशन चालू होगा. अब जब मैं यहाँ पे टर्म यूज करता हूँ फिल्ट्रेशन चालू होगा, दैट मीन्स व्हाट, कि इसके अंदर जो कंटेंट है, इसके अंदर जो आपका यहाँ पे कंटेंट है, दैट कंटेंट विल स्टार्ट गेटिंग इनसाइड द बोमेन्स कैप्सूल. यहाँ पे जो कंटेंट होगा वो सारा आपका यहाँ पे आना चालू करेगा. कंटेंट में बहुत कुछ हो सकता है आपका यहाँ पे. यू कैन हैव ग्लूकोज, यू कैन हैव अमाइनो एसिड्स, वाटर, आपका यूरिया, यूरिक एसिड अगर होता है तो. सो ऑल दोज थिंग विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन दिस एरिया. ये सारी चीजें आपके यहाँ पे इकट्ठा होना चालू करेंगी जब भी आपका ब्लड वहां से पास हो रहा होगा. तो जब भी आपका ब्लड वहां से पास हो रहा है, यू विल फाइंड देम गेटिंग एक्यूमुलेटेड ओवर हियर. सो याद रखना, यहाँ पे आपका एक हाई प्रेशर जनरेट क्यों हो पा रहा है. हाई प्रेशर यहाँ पे जनरेट इसलिए हो पा रहा है बिकॉज यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल रहा है आपके डायमीटर के अंदर. सो दैट्स वन थिंग दैट विल क्रिएट अ स्लाइटली हायर प्रेशर, और उस प्रेशर से आपके यहाँ पे सारा कंटेंट आपके यहाँ पे इकट्ठा होगा. सारा कंटेंट, सारा मतलब एक्सेप्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड लार्ज प्रोटीन, सब कुछ आपका आ जाता है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर. ये सारी चीजें आपकी आ जाती है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर.
तो क्या इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस पोर्शन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. you're finding a very large content will get inside your particular Bowman's capsule. अब ये जो स्पेस आपको दिख रही है ना, जहाँ पे ये सारा चीजें इकट्ठा हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कैप्सुलर स्पेस। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कैप्सुलर स्पेस। तो ये भी एक टर्म आपको याद रखना है कि ये आपका जो स्पेस है यहाँ पे बोमैन्स कैप्सूल का, इसे हम कहते हैं यहाँ पे आपका कैप्सुलर स्पेस। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन दिस। और यहाँ पे आपका सारा कंटेंट आपका यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि आपका सारा कंटेंट यहाँ पे आपका आएगा। अब आपको यहाँ पे, सो दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। बट आपको यहाँ पे इसको इतना डिटेल में आपको यहाँ पे याद नहीं रखना, या इतने लेबलिंग्स को आपको यहाँ पे याद नहीं रखना। आप इतना यहाँ पे देख लो कि आपके यहाँ पे एफरेंट आर्टिकल्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं और इफरेंट आर्टिकल्स आपके यहाँ पे निकल जाए, राइट। और यहाँ पे आपका क्रिएट होता है एक हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आपके यहाँ पे क्रिएट होगा, जो आपका हेल्प करेगा आपका फिल्ट्रेशन करने में। दिस विल अल्टीमेटली हेल्प इन योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट, जिसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब इसका एक रेट होता है, एक इसका स्पीड होता है, जिसको हम कहते हैं हमारे यहाँ पे GFR। और ये टर्म मेरा यहाँ पे होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी रहती है अराउंड, जो नॉर्मल पर्सन होता है या नॉर्मल इंडिविजुअल जो रहता है उसकी वैल्यू आपकी रहेगी हमेशा यहाँ पे 125 ml per minute. That is the amount of filtration you will find happening in your nephron, in your kidneys. You will find कि हर आपके किडनी के अंदर, आपका नेफ्रॉन के अंदर आपका 125 ml per minute आपके यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा होता है। This is the rate you will be getting to see over there, right? अगर आपकी किडनी, अगर आपका 125 ml per minute अगर आपका नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन अगर आपका कर रही है, तो आपका पर डे आपका रहता है अराउंड, द वैल्यू इज अराउंड 180 लीटर। सो 180 लीटर पर डे आपका फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। तो इतना ब्लड आपका फिल्टर किया जाता है पर डे। जितना ब्लड आपके पास है, आपके पास सिर्फ 5 लीटर ब्लड है आपके पास बॉडी के अंदर, बट आपकी किडनी 180 लीटर ब्लड आपका यहाँ पे फिल्टर करती है हर दिन। सो याद रखना GFR की वैल्यू जो आपके यहाँ पे देगी, दैट इज गोइंग टू बी 125 ml per minute, that is a GFR value, that is a filtration rate। अब ये वैल्यू आपकी इंक्रीज हो सकती है अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है देन ये वैल्यू आपकी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। दैट कैन पोटेंशियली हैपन कि अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से हाई हो गया तो आपका फिल्ट्रेशन रेट भी आपका यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। अब किडनी क्या करेगा ना, किडनी कोशिश करता है उसे कम करने की, याद रखना। क्योंकि अगर आपका, देखिए आपने एक बात किया था, आपने एक बात सुनी थी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है देन इट कैन डैमेज द किडनी। ये बात आपने सुनी थी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा देन इट कैन डैमेज द किडनी। देखो यहाँ पे यही चीज आपकी होती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर अगर आपको बहुत हाई मिलता है यहाँ पे, राइट, अगर आपका ब्लड बहुत हाई फ्लो में अगर आपका यहाँ पे आ रहा है, then that can possibly damage your kidney over here. That can possibly damage your nephron and also your kidney as well. और जिसकी वजह से आपका किडनी का फंक्शनिंग यहाँ पे आपका लाइक कम हो सकता है। ऑब्वियसली अगर डैमेज हुआ तो कम फंक्शनिंग कम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई हाई ब्लड प्रेशर कैन हैव इंपैक्ट ऑन द किडनी, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बोली यहाँ पे कि आपको आरबीसी इस एरिया में देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे, कैप्सुलर स्पेस में आपको आरबीसी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आप मुझे ये बताओ कि अगर मुझे बोमैन कैप्सूल के अंदर अगर मुझे ब्लड सेल्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो आप क्या इसके ऊपर सोच सकते हो? लाइक व्हाट कैन बी योर कंक्लूजन ऑन दैट? इफ यू हैपन टू सी आरबीसी इन द कैप्सुलर स्पेस देन व्हाट यू कैन कंक्लूड बेस्ड ऑन दैट? क्या आप कंक्लूड कर सकते हो क्या हो रहा होगा वहां पे? थोड़ा सोचो, थिंक अबाउट इट। व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दैट? बोमैन कैप्सूल है, उसका मतलब जब वो प्यूरिफाई हो रहा है तो ब्लड सेल्स भी उसके साथ अंदर जा रहे हैं। हाँ राइट, वो जा रहे हैं। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? यस, ये तो आपने सही बोला कि वो ब्लड सेल आपके वहां पे अंदर जा रहे हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है? So filtration slits साइट का साइज थोड़ा मतलब इंक्रीज हो गया। ये सही है, ये अच्छा रीजन आपने दिया कि फिल्ट्रेशन स्लिट्स आपके यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं, उनका साइज बढ़ चुका है, या ये हो सकता है कि मेरे फिल्ट्रेशन स्लिट्स वहाँ पे डैमेज हो चुके हैं। ये भी हो सकता है ना कि मेरे फिल्ट्रेशन वहाँ पे डैमेज हो चुके हैं। देन काफी कुछ चीजें वहाँ पे आ रही है। समझो आपने आपके कोई छोटे घर में बच्चा, उसके हाथ में आपने छन्नी दे दिया, उसने वहाँ पे कैंची से काफी होल्स कर दिए बड़े बड़े। नाउ यू आर फाइंडिंग अलोंग विद द आर्टरी द कंकड़ इज आल्सो गेटिंग इनसाइड। सो दैट इज समथिंग दैट हैपेंड ओवर हियर।
यू विल फाइंड कि यार फिल्ट्रेशन अगर डैमेज हो चुका होगा, देन यू कैन फाइंड कि आरबीसी यहाँ पे इकट्ठा हो रहे होंगे। काफी बार पता है क्या होता है, अगर आपके ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फेक्शन हो, अगर आपके ग्लोमेरुलस के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इवन देन आपके फिल्ट्रेशन स्लिट्स डैमेज हो जाते हैं, या ये वाला एरिया आपका डैमेज हो जाता है, द एरिया ऑफ योर इनर मेम्ब्रेन ऑफ बोमैन्स कैप्सूल, और ब्लड सेल्स आपको मिल जाते हैं। ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर आपके ब्लड सेल्स आपको मिलते हैं बोमैन्स कैप्सूल के अंदर, और वही ब्लड सेल्स आपको यूरिन के अंदर भी दिख जाते हैं। दोज ब्लड सेल आर आल्सो सीन इन द यूरिन, एंड दैट इज व्हेन यू कैन कंक्लूड नंबर ऑफ थिंग्स। ये हो देखो, अगर आपको यूरिन के अंदर ब्लड मिल रहा है, सो दैट कैन मीन नंबर ऑफ थिंग्स। एक चीज ये भी हो सकती है कि शायद किडनी स्टोन बना होगा, और वो किडनी स्टोन वॉल के साथ फ्रिक्शन कर रहा है और उससे ब्लड निकल रहा है, एक ये चीज हो सकती है। ये चीज भी हो सकती है कि जैसे कि आपने बोला कि फिल्ट्रेशन स्लिट्स काम नहीं कर रहे या दे हैव गॉट डैमेज्ड, तो वहां से ब्लड आपका आ रहा है। एक चीज ये भी हो सकती है कि आपको कोई सीवियर इन्फेक्शन आपको वहां पे हुआ है, और जिसकी वजह से आपका वुमेन कैप्सूल वहां पे डैमेज हो चुका है, एंड दैट्स आपका ब्लड वहां पे आ रहा है, राइट। सो व्हेन यू गेट सच काइंड ऑफ थिंग्स ना हैपनिंग इन द किडनी जो नॉर्मल नहीं है, देन यू शुड बी एबल टू थिंक यार क्या पॉसिबल रीजन यहाँ पे हो सकता है। सो जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है, दैट कैन बी वन ऑफ द पॉसिबल रीजन। ठीक है, नाउ तो क्या आपको, बोलो बोलो बोलो। सर जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। सी नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये डिक्रीज हो कब रहा है। लेट्स ट्राई टू सी दिस। नाउ इट्स अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओवर हियर। लेट्स अज्यूम अ पर्सन मेट्स एन एक्सीडेंट। एक इंसान का यहाँ पे होता है एक्सीडेंट, कहीं पे वो रोड पे जा रहा था, गाड़ी चला रहा था, गाड़ी उसने लगा दी कहीं पे ट्रक को जाके, उसका एक्सीडेंट हो गया एंड ही इज ब्लीडिंग हार्ड, राइट। जैसे आपकी ब्लीडिंग चालू होती है ना, व्हाट विल हैपन ना, योर फिल्ट्रेशन, योर ब्लड प्रेशर विल गो डाउन। जैसे अगर आपकी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, देन आपका ब्लड प्रेशर सडनली आपका नीचे आएगा, राइट। अब अगर आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे नीचे आ रहा है, देन व्हाट विल हैपन ना, बॉडी अब यहाँ पे क्या करेगी, बॉडी विल ट्राई टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब जब बॉडी आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने की कोशिश करती है, अब ये चीज याद रखना कि वो इंक्रीज क्यों कर रही है। वो इंक्रीज इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसे जीएफआर मेंटेन करना है, वो इंक्रीज इसलिए कर रही है ताकि ब्लड का सप्लाई इनफ अमाउंट में रहे ब्रेन के पास और हार्ट के पास, सो दैट यू आर गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द हार्ट एंड द ब्रेन, राइट। तो अगर आपका यहाँ पे समझो आपको ब्लड लॉस हुआ, तो आपका जीएफआर नीचे जाएगा। अगर आपका जीएफआर नीचे जा रहा है कुछ टाइम के लिए, दैट वोंट हैव इंपैक्ट ऑन योर बॉडी। अगर कुछ टाइम के लिए अगर आपका जीएफआर नीचे जा रहा है, दैट वोंट हैव इंपैक्ट ऑन द बॉडी, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। समझो एक्सीडेंट नहीं हुआ और आपका ब्लड प्रेशर नीचे होता है, आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर थोड़ा नीचे जाता है, और अगर आपका जीएफआर नीचे जा रहा है, देन इमीडिएटली या कुछ टाइम के अंदर आपको कोई ज्यादा इंपैक्ट उसमें आपको मिलेगा नहीं, यू वोंट हैव एनी इंपैक्ट ओवर देयर, बिकॉज कुछ टाइम के लिए आपकी बॉडी के ऊपर जीएफआर कम होने का कोई इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपका जीएफआर काफी लंबे टाइम के लिए दिख रहा है कि वो काफी कम हो चुका है, हो गया 50 ml पर मिनट, देन दैट मीन्स व्हाट, आपके बॉडी के अंदर यूरिया का कंसंट्रेशन होगा ज्यादा, क्योंकि जितना आपको फिल्ट्रेशन करना था उतना तो आप कर नहीं रहे, आपका किडनी को जितना फिल्ट्रेशन करना था उतना तो आप वहां पे कर नहीं रहे। सो दैट मीन्स व्हाट, आपके ब्लड के अंदर यूरिया का अमाउंट रहेगा ज्यादा अगर आप फिल्ट्रेशन लेवल हो गया कम। समझो कि नेचुरली किसी रीजन से फिल्ट्रेशन लेवल गोज डाउन, देन दैट मीन्स व्हाट, देयर इज अ लाइक्लीहुड कि उस पर्सन के अंदर यूरिया का अमाउंट रहेगा ज्यादा। अगर यूरिया का अमाउंट आपके ब्लड के अंदर ज्यादा मिलता है, नॉर्मल से ज्यादा, देन दैट यूरिया कैन अफेक्ट योर नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे। ये जो यूरिया आपका होगा, ये आपके नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर जाके इंटरप्शन क्रिएट करेगा। सो दैट कैन बी द इम्पैक्ट। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किडनी के लिए ध्यान रखना कि फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन रहे, राइट। फिल्ट्रेशन रेट अगर अगर किडनी को रियलाइज होता है ना, सी किडनी के पास कई सारी नर्व्स भी आ रही होती है, अगर कोई सिग्नल मिलता है कि यार फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है, देन किडनी विल डू इट्स जॉब टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन। वो हम आगे देखेंगे वो कैसे करती है, वो कोशिश करेगी आपका जीएफआर इंक्रीज हो जाए और नॉर्मल पे आ जाए। और अगर जीएफआर नॉर्मल से ज्यादा जा रहा है, देन ऑल्सो किडनी विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल कंडीशन। बट याद रखना, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है, जीएफआर बढ़ रहा है, देन इट कैन हैव इंपैक्ट ऑन द किडनी, डैमेज कर सकता है अगर क्रॉनिक है तो वो। और अगर आपका जीएफआर कम होता है कुछ टाइम के लिए, देन इट वोंट बी हार्मफुल। बट अगर वो बहुत लंबे टाइम के लिए वैसा ही है, देन याद रखना आपकी किडनी सही अमाउंट में यूरिया फिल्टर नहीं कर पा रही, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव एक्सेस ऑफ यूरिया इन द बॉडी, इन द ब्लड, एंड दैट यूरिया कैन हैव इंपैक्ट ऑन द नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे। तो क्या ये आपको समझ आया? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. राइट, यस सर। that is something you have to know, right? That was a very good question. So ये आपको याद रखना है यहाँ पे, that is something which can happen. Okay,
तो ये चीज आपके यहाँ पे हो रही है और सारा सामान आपका आ रहा है आपके कैप्सुलर स्पेस के अंदर। अब हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि जब मैं बात करता हूँ कैप्सुलर स्पेस के बारे में, सो लेट मी जस्ट ट्राई टू टेल यू वन थिंग। जब मैं बात करता हूँ कैप्सुलर स्पेस के बारे में, सो क्या क्या सामान यहाँ पे आ जाता है। सो आई वुड रादर से आफ्टर माय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, आफ्टर माय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसे मैं इवन कह सकता हूँ एज माय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वो पोडोसाइट्स एंड वो सारे टर्म्स याद रखना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपको, असाइनमेंट में भी आएंगे, टेस्ट के अंदर भी आएंगे, और सब कुछ सही रहा तो एग्जाम में भी वो लोग पूछ लेंगे। सो आफ्टर दिस व्हाट विल फाइंड कि आपका जो कैप्सुलर स्पेस है, आपका जो कैप्सुलर स्पेस आपके पास है, द कैप्सुलर स्पेस यू हैव, इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें आपको मिलेगा देखने के लिए, यू विल हैव ग्लूकोज, ये दिख जाएगा आपको यहाँ पे। एसिड। हाँ जी बेटा बोलिए। अमाइनो एसिड, क्या कर रहे थे आप, बताइए बताइए। ऑलराइट, यू विल हैव ग्लूकोज, यू विल हैव अमाइनो एसिड्स, यू विल हैव वाटर, यहाँ पे काफी दिख जाएगा आपको कैप्सुलर स्पेस के अंदर। आपको मिलेंगे यहाँ पे कई सारे आपके हाइड्रोजन आयंस, क्लोरीन आयंस, यू कैन गेट टू हैव देम। यू कैन हैव योर सोडियम आयंस ओवर हियर, यहाँ पे आपको HCO3 आपको दिख जाता है, राइट। सो ये भी आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सर विटामिन भी दिखाई देंगे? विटामिन जनरली यू डोंट गेट टू सी, विटामिन आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, राइट। दैट नॉट यू यूजुअली यू डोंट गेट टू सी विटामिन ओवर हियर, ठीक है। अगर विटामिन दिख रहा है देन दैट कुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी ओवर हियर। क्रेटिनाइन जो आपका होता है वो आपका यहाँ पे बाद में आता है, ये आपका बाद में आएगा। सो क्रेटिनाइन और ड्रग्स आपके यहाँ पे बाद में आएंगे, राइट। So these are the things you can get to see. You can get to see some other ions as well over here. Like you can have something like your phosphate ions. You can get to see over here. Phosphate ions आपको यहाँ पे मिल जाते हैं देखने के लिए, right? You can also get the magnesium ions. You can get to see them. So अब काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है. Along with that, you also get to see something like your urea, जिसको आपको बॉडी के बाहर निकालना है, ये आपको मिल जाएगा। अमोनियम आयंस थोड़े बहुत आपके होते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। ये भी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। याद रखना, आपके एंटीबायोटिक्स ड्रग्स को भी आप बॉडी के बाहर निकालते हो, उनका जो वेस्ट होता है उसे आप बॉडी के बाहर निकालते हो, लेकिन वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, वो आपको बाद में आएंगे। वो कैसे आएंगे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब ये चीजें आपको मिल रही है कैप्सुलर स्पेस के अंदर। दिस इज व्हाट यू गेट टू सी इन द कैप्सुलर स्पेस। सो यू गेट टू सी ऑल दोस थिंग्स इन योर कैप्सुलर स्पेस। अब आपको यहाँ पे याद रखना यह है, या आपको यहाँ पे समझना यहाँ पे यह है कि इनमें से काफी सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफी सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वाटर आपको कंजर्व करना है, अमाइनो एसिड को आप भेज नहीं सकते वाटर के बाहर, ये वो काम की चीज है। ग्लूकोज आपके काम का है। कुछ आयंस आपके यहाँ पे जो आपके लिए काम के होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने पोटेशियम यहाँ मेंशन नहीं किया, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी देयर। तो इन सब चीजों को आपको वापस से ब्लड के अंदर लेके आना है। ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी ब्रॉट बैक इनटू द ब्लड। तो याद रखना, ये जो आपका जो बना है यहाँ पे कैप्सुलर स्पेस में, जो ये सारी चीजें आपकी इकट्ठा हुई, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यू कॉल देम एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ये जो फिल्ट्रेट मेरा यहाँ पे होगा, इसमें आपको ये सारा कंटेंट मिल जाए, बट इन सारे कंटेंट को आपको बाहर नहीं फेंकना। आपको सिर्फ कुछ बेकार की चीजें या वेस्ट चीजें हैं, उनको आपको बॉडी के बाहर निकालना है। इनमें से यू विल फाइंड 90% ऑफ द कंटेंट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब्ड, और आई वुड से वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट को आपको वापस से ब्लड के अंदर लेके आना है। अब एक चीज याद रखना, आपने ये पढ़ा है या आपने सुना है ये कि किसी को डायबिटीज होता है तो उसके अंदर आपका ग्लूकोज आपको देखने के लिए मिलता है, उसके यूरिन के अंदर आपको ग्लूकोज देखने के लिए मिलता है। डायबिटीज पेशेंट को आप यूरिन टेस्ट कराते हो, और यूरिन टेस्ट के अंदर यू ट्राई टू लुक फॉर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो श्योरली जिसको डायबिटीज होता है उसके अंदर ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब नहीं हो पाता। ये आप सोच सकते हो कि यार उसके अंदर ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब नहीं हो पाता होगा, राइट। बट उसका रीजन ये नहीं है, उसका रीजन कुछ और है। आपका नेफ्रॉन ग्लूकोज एब्सॉर्ब करता है, आपका नेफ्रॉन ग्लूकोज एब्सॉर्ब करता है, बट एक सर्टेन लेवल तक। नेफ्रॉन को बता के रखा जाता है कि ग्लूकोज आपको एब्सॉर्ब करना है, बट एक सर्टेन लेवल तक ही। उससे ज्यादा अगर ग्लूकोज आपके बॉडी के अंदर है, देन इट विल बी सीन इन योर यूरिन। ये बात याद रखना, ये चीज वापस रिपीट होगी, एंड यू हैव अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। कुछ रिसेंट सालों के अंदर इसके ऊपर पता कैसे चलेगा कि क्या पता चलेगा कि डायबिटीज है या नहीं है? नहीं सर कि ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप यूरिन के अंदर चेक कर लो, यूरिन के अंदर आपको ग्लूकोज दिख रहा है, देन दैट मींस आपका रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा।
अगर आपका ग्लूकोज नहीं दिख रहा यूरिन का, क्योंकि जनरली अगर आप देखते हो ना तो यूरिन में यू डोंट गेट एनी ट्रेसेस ऑफ ग्लूकोज। अगर आपको ग्लूकोज की ट्रेसेस अगर आपको नहीं मिल जाए, दैट मींस व्हाट, योर नेफ्रॉन इज वर्किंग नॉर्मल। नेफ्रॉन तो वैसे आपका नॉर्मली काम कर रहा था, आपके बॉडी में इंसुलिन सही से काम कर रहा है। दैट मींस व्हाट, अगर आपके यूरिन के अंदर यू डोंट गेट टू सी ग्लूकोज, दैट मींस व्हाट, योर इंसुलिन इज डूइंग इट्स जॉब, इट इज वर्किंग नॉर्मली। हाँ, अगर आपको यूरिन के अंदर ग्लूकोज मिलता है, देन दैट्स अ रेड फ्लैग, देन दैट्स अ वेरी क्लियर कट रेड फ्लैग। दैट मींस व्हाट, यार ये पर्सन के अंदर आपको पोटेंशियली कि आपको इंसुलिन का यहाँ पे कमी है, या आपका यहाँ पे पैंक्रियास काम नहीं कर रहे हैं फॉर सम रीजन, एंड दैट इज व्हाई यू हैव वेरी हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। अब दैट इज समथिंग यू कैन कंक्लूड, इतना आप कंक्लूड कर सकते हो इतना देख के, यूरिन देख के कि एब्जॉर्ब हो रहा है नहीं हो रहा। देखो एक चीज रखना, नेफ्रॉन तो किसी को डायबिटीज होगा ना, उसका नेफ्रॉन नॉर्मली ही काम करता है। मेरा जैसे नेफ्रॉन काम कर रहा है वैसे एक डायबिटिक पेशेंट का भी काम करेगा वो। बस फर्क इतना होता है कि नेफ्रॉन की एक होती है लिमिट, वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके बाद वो नहीं करेगा। और वही चीज होती है एक पर्सन के अंदर जिसको डायबिटीज होता है। जिसको डायबिटीज होता है उसके ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है, उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा रहेगा। तो नेफ्रॉन बोलेगा चलो भाई पहले तो एब्जॉर्ब करेगा उसे, एक टाइम के बाद इट विल टेल इटसेल्फ कि यार अब मैं एब्जॉर्ब नहीं करने वाला। उसका एक सर्टेन वैल्यू होता है, तब तक वो एब्जॉर्ब करेगा, उससे वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एंड देन यू गेट टू सी इन द यूरिन, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट टू सी दैट ग्लूकोज इन द यूरिन। तो ये चीज याद रखना, और ये चीज याद रखना से वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं, दिस इज अ टर्म विच यू विल गेट टू सी इन द नेक्स्ट क्लासेस, और इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आ भी चुका है रिसेंट ईयर के अंदर ही। सो याद रखना, ग्लूकोज आपका नेफ्रॉन एब्जॉर्ब करता है, रीएब्जॉर्ब करता है, बट एक सर्टेन लेवल तक ही या एक सर्टेन लिमिट तक ही, आफ्टर दैट इट वोंट एब्जॉर्ब। क्या यहां तक आपको समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। राइट, याद रखना ये वाला पार्ट, प्लीज रिमेंबर दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग, राइट। सो जितना अभी तक हमने यहाँ पे देखा है उसको एक बार घर जाके रिवाइज करो, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, एंड जस्ट ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ इट, कि यहाँ पे हम जो क्या बात करें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे जब मैं आपको कहता हूँ ना कि यार ये होगा तो क्या होगा, या अगर ये काम ना करे तो क्या होगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, दीज आर लाइक केस स्टडीज। और केस स्टडी जब तुम समझते हो, तुम समझ पाते हो कि यार एक्चुअली में उस चीज का काम क्या है, या व्हाट विल पॉसिबली हैपन ओवर देयर। सो यू हैव टू नो ऑल दोस थिंग्स। ये सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं बताया जाता, आपको जब कहा जाता है कि यार ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा, या अगर ये ज्यादा काम करेगा तो क्या होगा, या जैसे कि आपने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि अगर जीएफआर कम हो गया तो क्या होगा, ये चीजें आपके अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा हेल्प करती है, राइट। एंड 4 ईयर लाइक 2 years डाउन द लाइन तुम ये सभी करोगे जब तुम कॉलेज में जाओगे। तो व्हेन यू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, वो लोग क्या करते हैं, वो तुम्हें बुक्स वो दे वोंट टेल यू कि ये जाके इस बुक में से पढ़ लो, दे विल जस्ट गिव यू अ रेफरेंस ऑफ 5-6 बुक्स का, एंड देन यू हैपन टू रीड देम, एंड उसके बाद they give you what you call them as research articles, जिसमें आपका केस स्टडी होता है, and you study those case studies and you realize everything upside down about that particular organ or about that particular condition. So that's how you have a grip on a topic. ठीक है, so याद रखना जो भी आपको यहाँ पे बताया था, try to remember all those things. ठीक है, if you have any question then please go ahead and ask your questions. अगर आपके पास कोई question है यहाँ पे then please go ahead and ask your questions over here. And I'll be sharing with you the assignments. I'll make sure that happens hopefully by the end of the day. अपना टाइम निकाल के असाइनमेंट्स को सॉल्व करिए. I might not be able to check those assignments because I've been like super occupied